गुड इवनिंग स्टूडेंट। चलिए, पिछले क्लासेस में हम लोग एस ब्लॉक पी ब्लॉक के बारे में बात किए थे, ठीक है। उसके बाद हमारा वर्ग का है ना नेक्स्ट टाइप है डी और एफ ब्लॉक, ठीक है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे डी ब्लॉक के तत्व किसे बोलेंगे और उसके क्या क्या है ना, उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे किया जाएगा और उनके क्या क्या गुणधर्म होते हैं, ठीक है। उसके पश्चात फिर हम एफ ब्लॉक और फिर आवर्ती गुणों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डी ब्लॉक के तत्व। देखिए, डी ब्लॉक के तत्व किसको बोलेंगे, तो इसका भी सिंपल सा ही परिभाषा है कि वे सभी तत्व जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन कहाँ प्रवेश करे, डी उपकोष में प्रवेश करेगा, ठीक है, या डी उपकोष में भरा जाएगा, उसको हम लोग डी ब्लॉक के तत्व बोलते हैं। समझ में आया। और हमारे आवर्त सारणी में समूह 3 से लेकर के जो समूह 12 है ना, समूह 3 से लेकर समूह 12 तक के समूह में जितने भी तत्व मौजूद हैं सभी के सभी डी ब्लॉक के तत्व हैं। और समूह 3 से लेकर समूह 12 जो है डी ब्लॉक कहलाता है। क्लियर हो गया सभी को? इतना आप लोग अच्छे से याद रखेंगे, ठीक है। तो ये हुआ डी ब्लॉक के तत्व। अब देखिए, डी ब्लॉक के तत्व के अंतर्गत हम सबसे पहले देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ठीक है। आपको एग्जाम्पल भी बताऊंगी डी ब्लॉक में कौन कौन से तत्व आते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब देखिए, यहाँ पे हम यदि स्कैंडियम की बात करें, है ना, स्कैंडियम एस जिसका परमाणु क्रमांक कितना होता है 21 होता है, ठीक है। यदि हम स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो क्या आ जाएगा 1s2 2s2 2p का 6 3s2 3p का 6 आएगा, है ना। उसके बाद क्या आता है 4s1 और 3d का, सॉरी 4s2 और 3d का 1। देखिए 2 2 4 2 6, है ना, 2 2 4 और 6 10 10 2 12 6 18 2 20 और 1 21। तो ये जो है स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। आप देख सकते हैं स्कैंडियम का जो अंतिम 21वां इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ भरा गया, डी उपकोष से भरा गया, इसलिए स्कैंडियम डी ब्लॉक के तत्व है, ठीक है। तो यहाँ से क्लियर हो गया कि डी ब्लॉक के तत्व किसको बोलते हैं। आप देखिए, यहाँ पे यदि हम स्कैंडियम के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करें तो आप है ना 3 से 12 तक जाइए, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, है ना। तो 3 3 9 और 1 10, मतलब टोटल 10 समूह है इसमें, ठीक है, 10 समूह है। और आप सभी जानते हो कि डी, है ना, इस प्रकार से जो डी कक्षक होते हैं उसमें हम टोटल कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इस प्रकार जो समूह 3 का रहेगा उसमें उसके डी में 1 इलेक्ट्रॉन आएगा, समूह 4 का रहेगा तो 2 आएगा, 5 में है ना 3 आएगा, उसके बाद यदि हम 6 में जाए तो 4 आएगा, 7 में कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो जैसे आपको पी में बताई हूँ ठीक वैसे ही हम जैसे जैसे समूह में बढ़ते जाएंगे यहाँ डी उपकोष में, है ना, इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी वैसे वैसे बढ़ती जाएगी, ठीक है। बाकी का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो सेम रहेगा, अपवाद रहता है बस क्रोमियम और कॉपर, ठीक है। तो समूह जो है डी ब्लॉक में जो दो तत्व हैं क्रोमियम और कॉपर, उसके अलावा सिल्वर पैलेडियम भी होते हैं जो अपवाद प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इस प्रकार से ये हो गया स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। समझ में आ सबको, ठीक है। तो ये हो गया। यहाँ से हम बता सकते हैं कि यहाँ मैं पूरा 3 से 12 तक का नहीं बता रही हूँ, केवल 3 का बताई हूँ, ठीक है। आगे का जो है वो आप खुद कर सकते हो क्योंकि ऐसा मैं पी ब्लॉक में बता चुकी हूँ। अब देखिए, इस पी ब्लॉक के तत्वों का जो फाइनली इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो होता क्या है n-1d n 1 से लेकर 2, ठीक है। तो देखिए होता यहाँ पे 3 आया ना, देखिए हमको यहाँ से लेना है, यहाँ से हमने इसको बनाया। जैसे एग्जांपल में यहाँ पे यदि हम n की वैल्यू 4 रखेंगे, है ना, n की वैल्यू 4 रखेंगे तो ये हो गया 4s2, एक भरेंगे या दो भरेंगे, है ना, एक दो से ज्यादा भरेंगे नहीं। तो ये देखो 4s2 हो गया। उसके बाद देखो यहाँ n-1, तो 4 में 1 घटाइए कितना आएगा 3। ये समझ में आया। तो इसीलिए याद रखेंगे, है ना, जो डी होता है ना, डी के लिए कोष का मान जो होता है या एन का मान होता है वो 4 से कम होता है। एन यहाँ मुख्य क्वांटम संख्या है, ठीक है। और यहाँ पे जो डी के सामने जो मुख्य क्वांटम संख्या या कोष की संख्या रहेगी वो क्या होगी, एस के कोषों की संख्या से सदैव एक कम रहेगी, इसलिए इसको हम n-1 लेते हैं, है ना। तो यहाँ से हमको पता चल जाता है, जैसे यहाँ n की वैल्यू 4 है तो आप 4 में 1 माइनस करो तो आपको अगले डी कक्षक के, है ना, लिए कोष का मान पता चल जाएगा। समझ में आ सबको। तो इस प्रकार से ये है n-1d ns 1 से लेकर 2, ये हो गया इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ठीक है। समझ में आई सबको। तो इतना आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। तो ये हुआ डी ब्लॉक के तत्व और उसके गुणधर्म। तो
याद रखेंगे डी ब्लॉक में 1 से लेकर 10 तक के इलेक्ट्रॉन भरते हैं, इसलिए हम इसको n-1, ठीक है, डी 1 से लेकर 10 लिखते हैं, है ना, क्योंकि 10 इलेक्ट्रॉन इसमें भरे जाते हैं, आगे ns 1 से लेकर 2, है ना, अर्थात इसके क्या होंगे, एस कक्षक में एक या, है ना, मतलब कोष के एस उपकोष में एक या 2 इलेक्ट्रॉन होंगे और उसके पिछले डी उपकोष पे 9 या 18, ठीक है, 9 या 18 मतलब देखिए डी का कितना हो गया, 1 हो गया, ठीक है, मान लीजिए डी का 1 है, इसके पहले 3s का 2 हो गया, है ना, उसके बाद 3p का 6 है, तो कितना हो गया, 6 और 2 8, 8 और 1 9, ठीक है, आई बात समझ में। तो पिछले डी उपकोष में 9 या 18 होंगे, मान लो मतलब 9 से 18 होंगे इस कंडीशन में 9, और मान लीजिए D2 रहा तो, है ना, कितना हो गया, 10 हो गया, D3 रहा तो 11, D4 रहा तो 12, इसी तरह D10 रहा तो 18, तो इसलिए बोलते हैं कि पिछले डी उपकोष में 9 से लेके 18 तक के इलेक्ट्रॉन मौजूद रहते हैं। समझ में आया सबको डी ब्लॉक के तत्व। अब देखिए डी ब्लॉक के तत्वों के क्या क्या गुणधर्म है, तो पहला है हमने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पढ़ लिया, दूसरा धात्विक लक्षण, तो याद रखेंगे डी ब्लॉक में जितने भी तत्व मौजूद होते हैं सभी के सभी क्या से होते हैं, धातु होते हैं, ठीक है, समझ में आया। उसके बाद ऑक्सीकरणांक, तो ऑक्सीकरणांक अभी तक आप लोग पढ़े नहीं हो, लेकिन चिंता मत करिए, आप लोग को आवर्ती गुण पढ़ाया जाएगा तो उसके अंतर्गत आप लोग को ऑक्सीकरणांक भी बताया जाएगा। तो ऑक्सीकरणांक कहने का अर्थ यह होता है डी ब्लॉक के जो तत्व होते हैं वो कैसे गुण प्रदर्शित करते हैं या उनका ऑक्सीकरणांक कैसा होता है, तो ये परिवर्ती ऑक्सीकरण अंक है ना प्रदर्शित करते हैं। ये मैं आप लोग को जब स्पेशली ऑक्सीकरण अवस्था पढ़ाऊंगी तो बताऊंगी, ठीक है, तो इसी पार्ट में पढ़ेंगे। तो ये परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं, कहने का मतलब इनकी कोई एक निश्चित ऑक्सीकरणांक नहीं होती। जैसे उदाहरण में हम देखें फेरस 26, है ना, जो है ना 2 इलेक्ट्रॉन त्याग कर फेरस 2+ आयन भी बनाता है और 3 इलेक्ट्रॉन त्याग कर फेरस 3+ आयन भी बनाता है। जैसे सोडियम की हम बात करें, सोडियम सदैव 1 इलेक्ट्रॉन त्यागता है, इसलिए इसकी ऑक्सीकरणांक +1 सदैव निश्चित होती है, लेकिन ये कभी 2 इलेक्ट्रॉन त्यागता है, कभी 3 इलेक्ट्रॉन, इस कारण इसकी जो ऑक्सीकरणांक है वो निश्चित नहीं होती, इसलिए बोलते हैं कि परिवर्ती ऑक्सीकरण, मतलब इनका ऑक्सीकरणांक क्या होता है, बदलते रहता है, ठीक है। उसके बाद गलनांक और क्वथनांक, तो चूंकि ये धातु होते हैं और धातुओं के गलनांक कैसे होते हैं, उच्च होते हैं, है ना, तो इनके गलनांक और क्वथनांक दोनों ही कैसे होते हैं, उच्च होते हैं, ठीक है। उसके बाद उत्प्रेरक गुण, तो देखो डी ब्लॉक के तत्वों का ये खास गुण होता है कि इनका उपयोग उत्प्रेरक के रूप में किया जाता है, और उत्प्रेरक एक ऐसा पदार्थ होता है जिनका उपयोग, है ना, अभिक्रिया की, है ना, दर को बढ़ाने या, ठीक है, घटाने के लिए किया जाता है। तो याद रखेंगे ये, है ना, उत्प्रेरक रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं। जैसे मान लीजिए ये नाइट्रोजन से जो हाइड्रोजन बनने की क्रिया है, ठीक है, इस प्रक्रिया में क्या किया जाता है, डी ब्लॉक के तत्व फेरस को उत्प्रेरक के रूप में उपयोग करते हैं, है ना, जिससे अमोनिया बनने की दर में वृद्धि हो जाती है और अमोनिया तेजी से बनती है, ठीक है। और साथ ही डी ब्लॉक का तत्व है मॉलिब्डेनम, इसका उपयोग उत्साहक के रूप में किया जाता है। तो ये हुआ उत्प्रेरक गुण, क्लियर हुआ सभी को, ठीक है। चलिए उसके बाद आगे चलते हैं। उसके बाद अगला है रंगीन आयन। रंगीन आयन कहने का मतलब डी ब्लॉक के तत्व जो होते हैं वो रंगीन आयन होते हैं, ठीक है, और संकुल यौगिक का निर्माण करते हैं, ठीक है। संकुल यौगिक क्या है, कक्षा 12वीं में आप लोगों को बताया जाएगा। संकुल यौगिक एक जटिल यौगिक होता है जो केवल डी ब्लॉक के तत्वों द्वारा और लिगांडों द्वारा उप सहसंयोजक बंध द्वारा बनाया जाता है, ठीक है। तो ये रंगीन आयन बनाते हैं क्योंकि डी ब्लॉक के तत्व क्या कर में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, डी कक्षक में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो सूर्य के, है ना, 7 रंगों में से किसी एक विशिष्ट रंग को ग्रहण कर लेते हैं, जिसके कारण, है ना, इनके जो आयन होते हैं वो रंगीन दिखाई देते हैं। जैसे, है ना, कॉपर, कॉपर जो होता है वो क्या करता है, नीला रंग बनाता है, ठीक है, आई बात समझ में। चलो उसके बाद अगला देखेंगे चुंबकीय व्यवहार। तो देखो डी ब्लॉक के जो तत्व होते हैं उनका विशिष्ट लक्षण होता है कि चुंबकीय गुण प्रदर्शित करते हैं। ये या तो अनुचुंबकीय होते हैं या तो प्रतिचुंबकीय होते हैं, ठीक है। देखिए अनुचुंबकीय कैसे होगा, जैसे कॉपर, है ना, इसका ये, है ना, परमाणु क्रमांक 29 होता है, विन्यास करेंगे तो 1s2 2s2 2p का 6 3s2, ठीक है, 3p का 6, और आप सभी जानते हो ये अपवाद है तो 4s1 और 3d10 होता है ना। तो इस कंडीशन में देखिए इसके डी कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 5 6 7 8 9 10, तो इसके डी कक्षक में 10 इलेक्ट्रॉन है, मतलब इसका जो डी कक्षक है वो पूरी तरह से भरा हुआ है। और जब डी कक्षक पूरी तरह से भरा है, यह कक्षक पूरी तरह से भरा है, तो ये कौन सा व्यवहार प्रदर्शित करेगा, तो प्रतिचुंबकीय व्यवहार प्रदर्शित करेगा। तो याद रखें जब कक्षक पूर्ण पूरित हो तो प्रतिचुंबकीय व्यवहार प्रदर्शित करेगा, ठीक है,
समझ में आया। लेकिन हम यदि कॉपर प्लस में देखें तो कॉपर 2 प्लस में देखें तो कॉपर 2 प्लस कहने का मतलब यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन चला जाएगा, तो 2 इलेक्ट्रॉन निकलने की स्थिति में 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेगा, तो ये हो जाएगा 4s0, और यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन निकलने पर 3d9 है ना, बाकी सब सेम रहेगा। ठीक है, 2 प्लस की स्थिति में। तो अब इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 है ना, क्योंकि 9 इलेक्ट्रॉन हमको भरना है ना। तो इस कंडीशन में देखिए इसके डी कक्षक में एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, और अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण ये कौन सा चुंबकीय व्यवहार प्रदर्शित करेगा, तो अनुचुंबकीय व्यवहार प्रदर्शित करेगा। तो इस प्रकार जो डी ब्लॉक के तत्व होते हैं है ना, यदि उनका डी कक्षक पूर्ण पूरित है तो वो प्रतिचुंबकीय व्यवहार प्रदर्शित करेगा, और मान लीजिए इनके डी कक्षक में कहीं पर भी एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, अयुग्मित है ना, तो अनुचुंबकीय व्यवहार प्रदर्शित करेगा। तो ये था डी ब्लॉक के तत्वों का गुणधर्म। समझ में आई सभी को? तो इस प्रकार से पढ़िए अच्छे से डी ब्लॉक। चलिए, डी ब्लॉक के अलावा, ठीक है, याद रखेंगे, डी ब्लॉक के अलावा जो हमारा है ना और गुणधर्म देखें तो इनका एक विशिष्ट गुणधर्म है कि डी ब्लॉक में जो आपकी है ना क्या होती है, 3 से लेकर 12 तक के समूह होते हैं, उन सभी तत्वों को हम लोग क्या करते हैं, 4 श्रेणी में बांटते हैं। ठीक है, डी ब्लॉक के तत्वों को कितने श्रेणियों में बांटा गया है, 4 श्रेणी। ठीक है, और याद रखेंगे जो डी ब्लॉक के तत्व होते हैं उनको क्या कहा जाता है, संक्रमण तत्व। जैसे हम लोग क्या बोलते हैं, है ना, प्रथम एस ब्लॉक के प्रथम समूह को क्षार धातु समूह और द्वितीय समूह को क्षारीय मृदा धातु बोलते हैं। ठीक उसी प्रकार डी ब्लॉक के तत्वों को हम लोग संक्रमण तत्व बोलते हैं, क्योंकि ये एस ब्लॉक और बी ब्लॉक के मध्य मौजूद रहते हैं और दोनों के गुणों का संक्रमण करते हैं। ठीक है, अब देखिए जो डी ब्लॉक के तत्व होते हैं उनको कितनी श्रेणियों में बांटा गया है, 4 श्रेणी। ठीक है, पहला है प्रथम संक्रमण श्रेणी। ठीक है, प्रथम संक्रमण श्रेणी, इस श्रेणी में कुल 10 तत्व है ना, आप लोग देख सकते हो, स्कैंडियम 21 से लेकर के जिंक 30 तक। ठीक है, कुल 10 तत्व हैं, इसको हम प्रथम संक्रमण श्रेणी बोलते हैं। अब आप स्कैंडियम से लेकर जिंक तक किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो इनका जो अंतिम इलेक्ट्रॉन आता है वो कहाँ प्रवेश करता है, 3D में प्रवेश करता है, इसलिए हम लोग प्रथम संक्रमण श्रेणी को 3D संक्रमण श्रेणी भी बोलते हैं। समझ में आया, 3D संक्रमण श्रेणी। उसके बाद दूसरा आता है द्वितीय संक्रमण श्रेणी। ठीक है, द्वितीय संक्रमण श्रेणी, और द्वितीय संक्रमण श्रेणी में भी क्या है ना, जो है आपका वाइट्रियम 39 से लेकर के कैडमियम 48 तक, कुल 10 तत्व है। ठीक है, और इनका जो अंतिम इलेक्ट्रॉन है वो है ना, आप इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करके देख सकते हैं, इनका जो अंतिम इलेक्ट्रॉन है वो 4D कक्षक में प्रवेश करता है, इसलिए हम लोग द्वितीय संक्रमण श्रेणी को है ना क्या बोलते हैं, 4D संक्रमण श्रेणी भी बोलते हैं। उसके बाद तीसरा है 5D संक्रमण श्रेणी, और चौथा है 6D संक्रमण श्रेणी। तो ये आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, ये आप लोग के अभी के सिलेबस में नहीं था, आगे कक्षा में पढ़ेंगे, लेकिन फिर भी आपको ये बताया गया है, तो ध्यान पूर्वक रखेंगे। ठीक है, इतना अच्छे से याद रखिए कि 3D है ना, 4D 5D और 6D ये 4 संक्रमण श्रेणी होते हैं, और इसी तरह इनको हम पढ़ते जाते हैं। समझ में आया? चलो, उसके बाद आप लोग का है ना ये डी ब्लॉक का तत्व कंप्लीट होता है। फिर है ए ब्लॉक के तत्व। तो ए ब्लॉक के तत्व में वही सिंपल सा जवाब है कि वे तत्व जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन एफ उपकोष से प्रवेश करता है या एफ उपकोष में भरा जाता है उसको हम ए ब्लॉक के तत्व बोलते हैं। डी और ए ब्लॉक के तत्वों का कक्षा 12वीं में पढ़ोगे, स्पेशली अलग से चैप्टर है। ठीक है, तो यहाँ पे ए ब्लॉक के तत्व है ना समझ में आ गया। अब देखिए इनका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, ठीक है, इनका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो क्या होता है, तो याद रखेंगे n-2 है ना। अब एक और यहाँ पे n में जब 2 माइनस करेंगे तो यहाँ f के हमको फोर्स की संख्या मिलेगी, और f में जो 14 इलेक्ट्रॉन भरते हैं तो 1 से 14 तक लिखेंगे। उसके बाद ये हो जाएगा आपका n, ठीक है, -1 d, कितना 1 से लेकर 10 तक। ठीक है, याद रखेंगे। और क्या होता है ns 1 से 2, ये इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, सिंपल से। ठीक है, उसके बाद बाकी के इसके जो गुण है वो किसके समान होते हैं, तो अभी हमने डी ब्लॉक के तत्वों के गुण पढ़े हैं।
वो सभी गुण है ना एफ ब्लॉक के तत्वों में भी पाए जाते हैं। बस इसमें याद रखेंगे कि जो एफ ब्लॉक के तत्व होते हैं वो क्या करते हैं, विद्युत संयोजी यौगिक बनाते हैं, इसको याद रखेंगे। ठीक है, जो एफ ब्लॉक के तत्व होते हैं वो क्या करते हैं, विद्युत संयोजी यौगिकों का निर्माण करते हैं। ठीक है, उसके बाद जो एफ ब्लॉक के तत्व है सभी धातु होते हैं और ये कहाँ पर पाए जाते हैं, तो आवर्त सारणी में है ना, आवर्त सारणी के नीचे आप लोगों ने ठीक है 14 तत्वों की 2 श्रेणियां देखी होंगी। ठीक है, जिसमें से ऊपर वाली या प्रथम श्रेणी को हम लोग क्या बोलते हैं, लैंथेनाइट बोलते हैं, है ना, और नीचे वाली श्रेणी को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्टिनाइट बोलते हैं। ठीक है, तो आवर्त सारणी के नीचे में 14 तत्वों की 2 श्रेणी होती है, जिसमें प्रथम श्रेणी को लैंथेनाइट बोलते हैं और द्वितीय श्रेणी को एक्टिनाइट बोलते हैं। और भी याद रखेंगे कि जो एफ ब्लॉक के तत्व होते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, अंतर संक्रमण तत्व बोलते हैं। ठीक है, तो लैंथेनाइट को जो है प्रथम अंतर संक्रमण श्रेणी बोला जाता है और एक्टिनाइट को जो है द्वितीय अंतर संक्रमण श्रेणी कहा जाता है। तो ये था आप लोग का एफ ब्लॉक। ठीक है, चलिए उसके बाद स्टार्ट करते हैं आवर्ती गुण। देखिए ये अध्याय 3 का मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है आवर्ती गुण, क्योंकि अध्याय 3 में मेनली हमको इन्हीं आवर्ती गुणों के बारे में पढ़ना है और इन आवर्ती गुणों के बाद हमारा जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाना है। ठीक है, तो देखिए कौन आवर्ती गुण किसको बोलते हैं, तो क्लास 10th में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा कि ये ऐसे गुण होते हैं जो आवर्त सारणी पर निर्भर करते हैं और आवर्त सारणी के किसी भी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर या किसी भी समूह में ऊपर से नीचे आने पे इनका मान जो है क्या होता है, बदलते जाता है, उसको बोलते हैं आवर्ती गुण। ठीक है, तो क्या बोलेंगे, है ना, आवर्त, देखिए तत्वों के वे गुण जो आवर्त सारणी में है ना एक निश्चित दिशा में चलने पर क्या होते हैं, परिवर्तित होते हैं, उनको हम लोग क्या बोलेंगे, आवर्ती गुण बोलते हैं। देखिए आवर्ती गुण कुल 10 प्रकार के होते हैं, या यहाँ पे हम कुल 10 आवर्ती गुणों के बारे में अध्ययन करेंगे। देखिए पहला आवर्ती गुण है संयोजकता, जानते हैं आप सभी। दूसरा है परमाणु आकार, तीसरा है धात्विक तथा अधात्विक लक्षण, चौथा आवर्ती गुण है ऑक्सीकरण अवस्था, पांचवा आवर्ती गुण है धन विद्युती और ऋण विद्युती गुण, छठवां ऑक्सीकरण गुण है अपचायक या ऑक्सीकारक गुण। ठीक है, सातवां गुण है गलनांक और क्वथनांक, आठवां है आयनन ऊर्जा, नौवां आएगा इलेक्ट्रॉन बंधुता और 10वां आएगा विद्युत ऋणात्मकता। तो ये 10 आवर्ती गुण होते हैं जिनका हम इस चैप्टर अध्याय 3 में अध्ययन करने वाले हैं। ठीक है, तो अच्छे से इनको नामों को याद कीजिए और फिर हम बारी बारी से इनके बारे में पढ़ेंगे। क्लियर, तो आज का जो टॉपिक है यहीं पर समाप्त होता है।